नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका शिवम स्वागत करता हूं शिवम जी एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक होगा जनगणना। आज का टॉपिक होगा जनगणना, जिसे इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। आज का टॉपिक होगा जनगणना, जिसे इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। तो देखिए, जनगणना दो प्रकार से होता है। जनगणना दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? डी ज्यूर सेंसस, और दूसरा क्या है? डी फैक्टो सेंसस। डी ज्यूर सेंसस क्या है, डी फैक्टो सेंसस क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, मैं पहले उसको पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए, डी ज्यूर सेंसस क्या है? मूल स्थान के आधार पर जनगणना। मतलब आपका जहां आप जहां के मूल निवासी हैं, उसके आधार पर जनगणना होगा। जैसे आपका जहां पे जन्म हुआ है, वहां पे जनगणना करने वाले लोग जाएंगे और आपका वहां पे जनगणना होगा। परंतु डी फैक्टो सेंसस क्या है? तो अस्थायी निवास के आधार पर जनगणना। अस्थायी निवास के आधार पर जनगणना क्या है भैया? तो देखिए, जैसे आप पढ़ने के लिए इलाहाबाद रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, चाहे जॉब करने के लिए, चाहे किसी काम के लिए आप कहीं और रह रहे हैं, आप अपने मूल निवास स्थान पे नहीं है, आप कहीं और हैं, तो वहां पे जनगणना करने वाले लोग जाएंगे और वहां पे आपका जनगणना होगा। ठीक है। परंतु देखिए, डी जो सेंसस होता है, जो मूल स्थान के आधार पर जनगणनाएं होती हैं, उसमें एरर की संभावनाएं कम होती हैं, उसमें गलती की संभावनाएं कम होती हैं। परंतु अस्थायी निवास के आधार पर जो जनगणना होता है, इसमें एरर की संभावनाएं अधिक होती हैं, मतलब गलती की संभावनाएं अधिक होती हैं। गलती की संभावना क्यों अधिक होती है भैया? तो देखिए, एक्चुअल में मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूं, इलाहाबाद पढ़ रहा हूं, तो आज जनगणना करने वाले लोग आए और मुझे इलाहाबाद में जनगणना हो गया, मेरा इलाहाबाद में जनगणना हो गया। परंतु मैं कल अपने गांव चला गया, चाहे मैं कहीं और चला गया, तो वहां पे लोग आएंगे जनगणना करने वाले, तो वहां पे भी जनगणना हो गया, तो यहां पे भी जनगणना हो गया, वहां पे भी जनगणना हो गया। इसमें इधर तो हो गया भैया, एक पर्सन दो दो जगह जनगणना हो गया। तो इसमें इधर की संभावनाएं, मतलब अस्थायी निवास के आधार पर जो जनगणनाएं होती हैं, उसमें इधर की संभावनाएं अधिक होती हैं। परंतु जो मूल स्थान के आधार पर जो जनगणनाएं होती हैं, उसमें एरर की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो देखिए, अस्थायी निवास के आधार पर जनगणना भारत में केवल एक बार हुआ है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि अस्थायी निवास के आधार पर जनगणनाएं कितनी बार हुई हैं? तो कितनी बार हुई हैं? तो केवल एक बार हुई हैं। कब हुई हैं? तो 1971 में हुई हैं। अस्थायी निवास के आधार पर जनगणनाएं केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है भैया? तो 1971 में हुआ है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है। तो देखिए, जनगणना, आज का टॉपिक जनगणना पढ़ रहे हैं, तो देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में वो चीज क्या है। मैंने जब हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जब मैं इतिहास स्टार्ट किया था, तो मैं इतिहास बताया था कि एक्चुअल में इतिहास क्या है। इतिहास स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मैंने बताया था कि इतिहास क्या है। आज हम जनगणना पढ़ रहे हैं, तो हम बताएंगे कि जनगणना क्या है, उसके बाद ही हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मतलब मैं पॉइंट लिखा हूं, जनगणना क्यों होता है, जनगणना क्या होता है। ठीक है। तो मैं इसको पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है। जनगणना क्यों होता है भैया? तो आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधनें सीमित हैं। सरकार अपने सीमित संसाधनों से अपने देश के लोगों की आवश्यकताएं पूरा करना चाहती है। आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधनें सीमित हैं। मतलब जो हमारा आवश्यकता है, और जो हमारा आवश्यकता है बहुत है, मतलब अनंत है, परंतु जो संसाधन है वो सीमित है। तो सरकार अपनी सीमित संसाधनों से अपने देश के लोगों को, मतलब अपने देश में जो भी लोग हैं, उनको उनकी आवश्यकताएं पूरा करना चाहती है। परंतु उसके लिए योजनाएं बनाती है, परंतु योजनाएं तब बनेंगी जब सरकार को पता रहेगा कि हमारे देश में कितने लोग उपलब्ध हैं। मतलब सरकार तब योजनाएं बनाएंगी ना भाई,
जब उसको पता रहेगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उसके आधार पर ना योजना बनाएगी। तो परंतु योजनाएं तब बनाएंगी जब सरकार को पता रहेगा कि हमारे देश में कितने लोग उपलब्ध हैं। तो सरकार कुछ वर्षों के अंतराल पर जनगणना कराती है। मतलब इसका कहने का आशय यह है कि आवश्यकताएं अनंत हैं पर संसाधन सीमित हैं। तो हमारी सरकार क्या करती है, सरकार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाती है। योजना क्यों बनाती है? क्योंकि सरकार मतलब अपने देश के लोगों मतलब देश के नागरिकों को आवश्यकताएं पूरा करे, तो उसके लिए योजना बनाती है। परंतु योजनाएं तब न बनेगी जब सरकार को पूरा पता रहेगा कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, हमारे देश में कितने बुजुर्ग रहते हैं, हमारे देश में कितने महिलाएं रहती हैं, हमारे देश में कितने पुरुष रहते हैं, हमारे देश में कितने विद्यार्थी रहते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं। तो उसको पता रहेगा तब न उसको पता रहेगा तब न योजनाएं बनाएंगी। तो इसलिए जनगणनाएं किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणनाएं होती हैं। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। तो देखिए पिछली जनगणना कब हुआ था? तो 2011 में हुआ है। पिछली जनगणना 2011 में हुआ है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। तो 2011 में 10 साल जोड़ेंगे तो 2021 होगा। 2011 में 10 साल जोड़ेंगे तो 2021 में होगा। तो 2021 में जनगणना होना चाहिए। 2021 में जनगणना होना चाहिए भैया। तो 2021 में जनगणना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय 2019, 20, 21 के आसपास पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला था, जो अधिक से अधिक लोगों की जान लिया। तो उस समय कोरोना वायरस की वजह से जनगणनाएं नहीं हो पाई। जब कोरोना वायरस खत्म हुआ तो सरकार ने सोचा कि जनगणना करा देते हैं। तो हमारा हर 10 साल पे जनगणना होता है तो जनगणना करा देते हैं। परंतु सरकार ने बोला कि 2023 में कराएंगे, तो नहीं करा पाई, एक्सटेंड कर दिया। 2024 में कराएंगे, 2025 में कराएंगे। परंतु सरकार ने बोला है कि अब जनगणनाएं 2027 में होगी। यह मतलब फिक्स हो गया है कि जनगणनाएं अब 27 में होगी। कब होगा जनगणना भैया? 2027 में होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि हर एक 10 साल पे जनगणना होता है। तो पिछली जनगणना कब हुआ है? 2011 में हुआ है। उसके 10 साल बाद जनगणना होना चाहिए, परंतु कोरोना वायरस की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। तो सरकार ने बोला कि ठीक है 2023 में कराएंगे। तो 23 में नहीं करा पाई, एक्सटेंड कर दी। 2024 में कराएंगे, एक्सटेंड कर दी। 2025 में कराएंगे, एक्सटेंड कर दी। फाइनल सरकार ने बोला है कि अब जनगणना 2027 में करा देंगे। जनगणना गृह मंत्रालय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है भैया? जनगणना गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है जो कि गृह मंत्रालय कराती है। जनगणना संघ सूची का विषय है जो कि गृह मंत्रालय कराती है। देखिए भारतीय संविधान में जनगणना की व्यवस्था किया गया है जो कि आर्टिकल 246 में पड़ता है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पे जनगणना कराया जाता है। मतलब भारतीय संविधान अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना कराया जाता है। ठीक है, देखिए जनगणना का संचालन, देखिए कोई भी व्यवस्था किया जाता है, चाहे कोई भी चीज कार्यक्रम किया जाता है तो उसको एक हेड बनाया जाता है। तो देखिए गृह मंत्रालय तो करा रही है, परंतु गृह मंत्रालय एक व्यक्ति को हेड करती है। मतलब एक व्यक्ति को पूरा भार देती है कि देखिए भैया मैं आपको नियुक्त कर रहा हूं, जनगणना आयुक्त नियुक्त कर रहा हूं, और आपका यह कार्य है कि पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका गणना करना है। ठीक है, तो जनगणना का संचालन कौन करता है? जनगणना आयुक्त द्वारा कराया जाता है। मतलब जनगणना का जो भी रूल रेगुलेशन होगा, जो भी कैसे नियम से जनगणना होगा, वो कौन करता है भैया? जनगणना आयुक्त कराता है। ठीक है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है भैया? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। इनका कार्यकाल कितना है? मतलब जैसे देखिए विधायक जी
सांसद जी जैसे प्रधानमंत्री जी, उनका भी एक कार्यकाल रहता है। जैसे 5 वर्ष के लिए ये लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वैसे ही जनगणना आयुक्त का भी कार्यकाल है। तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी का कार्यकाल 2022 से लेके 2026 तक है। कब से कब तक है भैया? तो 2022 से लेके 2026 तक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है भैया? तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। इनका कार्यकाल कब है? ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस में जो पूछा था कि ये नहीं पूछा था कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, ये पूरा बोला था कि मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब जो भी वर्तमान उस समय तत्कालीन जनगणना आयुक्त होंगे, बोला था कि मान लीजिए कि मृत्युंजय कुमार नारायण जी का कार्यकाल कब से कब तक है। तो कब से कब तक है भैया? 2022 से लेकर 2026 तक है। ठीक है, देखिए जो भी जनगणना 2027 में होने वाला है यह खास है। जो भी 2027 में जनगणना होगा यह खास है। क्यों खास है भैया? तो यह जनगणना सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना है। क्या है भैया? सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना है। इस पे संसद भवन में बहुत हल्ला हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या कहा था कि मतलब जनगणना, जातिगत जनगणना होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, परंतु यह फाइनली हुआ कि इस समय जो जनगणना होगा यह सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना होगा। देखिए भारत में 3 बार सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना हुआ है। भारत में 3 बार सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना हुआ है। कब हुआ है भैया? पहला कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1931 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। और तीसरा कब होगा? तो 2027 में होगा। मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना भारत में केवल 3 बार हुआ है। कब हुआ है? तो दूसरा कब हुआ है? तो 2011 में हुआ है। और तीसरा कब होगा? तो 2027 में होगा। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा? ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना कितनी बार हुआ है? तो आप लोग सिंपल से बोल देंगे कि 3 बार हुआ है। सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 3 बार हुआ है। कब हुआ है? पहला है 1931, दूसरा है 2011 और तीसरा कब होगा? 2027 में होगा। परंतु जब एग्जामिनर गुस्सा जाता है कि बच्चे को कैसे फेल करना है, तो क्या पूछेगा? स्वतंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना कब होगा, कितनी बार होगा? जब एग्जामिनेशन गुस्सा जाएगा और बच्चों को फंसाना चाहेगा तो कैसे पूछेगा? स्वतंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? 2 बार। देखिए हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो 2011 में जो भी जनगणना हुआ उस समय तो हम लोग स्वतंत्र हैं भैया। 2011 में जो भी सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना हुआ है उस समय तो हम लोग स्वतंत्र हैं। 2027 में जो भी जनगणना होगा इस समय तो हम लोग स्वतंत्र हैं। तो यही क्वेश्चन जब घुमा के पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना कितनी बार हुआ, देखिए मैं सिंपल बोलता हूं कि देखिए जब क्वेश्चन नॉर्मल आएगा, जब नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना कितनी बार हुआ है, तो आप लोग बताएंगे 3 बार हुआ है। पहला कब हुआ है? 1931 में, दूसरा कब हुआ? 2011 में, और तीसरा कब हुआ होगा? तो 2027 में होगा। ठीक है, परंतु एग्जामिनर जब गुस्सा के क्वेश्चन बनाएगा, एग्जामिनर जब सेट करेगा क्वेश्चन, आपको फंसाना चाहेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? स्वतंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना कितनी बार हुआ है? तो आप उस समय आंसर कितना आएगा? 2 बार हुआ है। कितनी बार? 2 बार। पहला 2011 और दूसरा 2027 में होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत लिख रहा है कि नहीं। जब ये क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना है तो 3 बार,
परंतु स्वतंत्र भारत में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 2 बार। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है, देखिए 227 में जो जनगणना होने वाला है यह पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला है। क्या? डिजिटल होने वाला है। ये नहीं कि जो जनगणना करने वाले लोग आएंगे, जो भी व्यक्ति आएंगे, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर आएंगे कि भैया बताइए क्या है, कैसे होगा, ऐसे नहीं। कॉपी कलम लेकर नहीं आएंगे, एक बड़ा सा टैब लेकर आएंगे, जिसे टैबलेट बोलते हैं। एक मोबाइल का भी मोबाइल जैसे होता है, वैसे मोबाइल का आकार एक बड़ा होता है, उसको हम टैबलेट बोलते हैं। तो वो लोग टैबलेट लेके आएंगे, वो क्या करेंगे, टैबलेट से ही आपकी जनगणना करेंगे। ये नहीं कि एक बार आप आ रहे हैं, आपका डाटा ले रहे हैं कि आपके घर में इतने फैमिली है, इतना घर, इतने बच्चे हैं, इतने बुजुर्ग हैं, ये लोग हैं, उसके बाद फिर जाके ऑफिस में उसको चढ़ाएंगे। नहीं, एक ही बार आएंगे, सीधा डिजिटल जनगणना होगा। तो मेरे कहने का आशय है कि 2027 में जो जनगणना होने वाला है वो पूर्ण रूप से डिजिटल होगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से डिजिटल होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक और व्यवस्था किया गया है, 227 में। इस वर्ष मतलब 227 में जो जनगणना होगा, स्वगणना की व्यवस्था किया गया है। मतलब आप भारत सरकार एक वेबसाइट बना दी है कि मतलब census.com जो भी बना दिया, एक मान लीजिए वेबसाइट बना दिया। आप यदि उतने मतलब इच्छुक हैं कि हम जनगणना स्वयं से करा दें, तो उस वेबसाइट पे जाएंगे और अपना डिटेल भर देंगे। मतलब 2027 में जो भी जनगणना होने वाला है, स्वगणना की व्यवस्था भी किया गया है कि आप अपने से भी जनगणना करा सकते हैं। ठीक है, देखिए जनगणना 2 चरण में होगा। जनगणना 2 चरण में होगा। पहला चरण HLO मतलब हाउस लिस्टिंग काउंसिल, मतलब जब पहली बार जनगणना करने वाले लोग जाएंगे तो आपकी जनगणना नहीं करेंगे, आपके संपत्ति की जनगणना करेंगे। तो आपके घर में मतलब आप जब जाएंगे तो पूछेंगे कि आपके घर में फ्रिज है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, कूलर है कि नहीं, 4 व्हीलर है कि नहीं, ट्रैक्टर है कि नहीं। मतलब आपके मतलब कहने का ये आशा है कि जो प्रथम चरण में जो जनगणना होगा, आपकी जनगणना, आपके गणना न होकर मतलब आपके संपत्ति की जनगणना होगा। ठीक है, तो मैंने फिर से बता दूं कि जनगणना 2 चरण में होगा। पहला चरण क्या है? हाउस लिस्टिंग काउंसिल, मतलब पहली चरण में जो जनगणना होगा तो आपका गणना ना होकर आपके संपत्ति की जांच होगा। सॉरी, जांच नहीं, मतलब कहने का आशा, डरिए मत आप लोग। मतलब पहले चरण में जो भी जनगणना होगा तो आपके संपत्ति की गणना होगा कि आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, अब वॉशिंग मशीन है, मतलब ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर है, जो भी चीज है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला चरण में क्या होगा, इसमें घरों की संपत्ति की गणना होगा। ठीक है, परंतु दूसरा जो चरण होगा पी पॉपुलेशन इनुमिनेशन, ठीक है, मतलब परिवार के व्यक्तियों की जनगणना होगा। मतलब पहला चरण में क्या होगा, आपका गणना ना होकर आपके संपत्ति की गणना होगा, और दूसरे चरण में जो गणना होगा वो आपकी गणना होगा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ठीक है, देखिए प्रथम चरण कब प्रारंभ हो जाएगा, तो प्रथम चरण अक्टूबर 2026 में लगभग मान लीजिए लगभग अक्टूबर 2026 में प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी चरण का जनगणना कब प्रारंभ होगा, मतलब दूसरा चरण कब प्रारंभ होगा, तो फरवरी 2027 के आसपास चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि जनगणना 2 चरण में होगा। जनगणना 2 चरण में संपन्न होगा। पहला चरण में क्या होगा, आपके संपत्ति की गणना होगा, मतलब आप लोग आएंगे, अधिकारी लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपके घर में मतलब क्या क्या चीज है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, सरकार आपके अच्छे के लिए जनगणना कराती है। और अब सरकार पता करती है कि हमारे देश में कितने लोगों के पास क्या चीज है, कितने लोगों के पास क्या चीज नहीं है, उसकी पूर्ति कराएं। ठीक है, तो पहला चरण में घरों के संपत्ति की गणना होगा, और दूसरा चरण में परिवार में व्यक्ति कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं,
बच्चे कितने हैं इसका होगा। ठीक है, प्रथम चरण जनगणना कब प्रारंभ होगा? तो अक्टूबर 2027 के अक्टूबर 2026 के आसपास चालू हो जाएगा। परंतु दूसरा चरण कब प्रारंभ होगा? तो फरवरी 2027 के आसपास होगा। ठीक है, और जनगणना कब पूर्ण रूप से हो जाएगा? तो सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि 1 मार्च 2027 तक हम पूरे भारत की जनगणना करा लेंगे। तो जनगणना कब पूर्ण होने की संभावनाएं हैं भैया? तो 1 मार्च 2027 तक। मैं यहाँ पे लिखा हूँ जनगणना पूर्ण कराएगी कब तक? तो 1 मार्च 2027 तक होगा। ठीक है, देखिए हमने जनगणना के बारे में पढ़ा, तो उसकी विशेषता भी हम लोग जान जाते हैं कि जनगणना की क्या विशेषता है। देखिए, पहला जनगणना की विशेषता क्या है? तो ये तो पूर्ण रूप से डिजिटल है। क्या है पहला? डिजिटल है, मतलब पूर्ण रूप से डिजिटल है। आपके मतलब घरों के पहला विशेषता क्या है कि पूर्ण रूप से डिजिटल है। और दूसरा क्या है? स्वगणना। आप स्वयं से भी अपनी गणना करा सकते हैं। सरकार एक वेबसाइट बना देगी, मान लीजिए कि कौन-सी.com, जो भी वेबसाइट सरकार को बनाना है सरकार बना देगी। यदि आप सक्षम हैं तो आप अपनी गणनाएं स्वयं करा सकते हैं। तो पहला क्या था? डिजिटल। और दूसरा क्या है? स्वगणना। और तीसरा क्या भैया? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तीसरी विशेषता क्या है? तो यह एक सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना है। क्या है भैया? सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना है। ठीक है, तो देखिए जनगणना मैं फिर से 2 मिनट रिपीट कर दूं कि जनगणना सरकार इसलिए प्रत्येक 10 वर्ष में कराती है कि संसाधन तो सीमित हैं, मतलब वस्तुएं तो सीमित हैं, परंतु लोग अधिक हैं, आवश्यकताएं अधिक हैं। तो सरकार अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहती है। सरकार अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहती है। तो सरकार को योजना बनाना पड़ता है कि मतलब कौन सी योजना बनाएंगे कि ये मतलब जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो। जैसे देखिए भारत में जो भी मतलब उज्ज्वल योजना लाया गया, क्योंकि जो भी मतलब माताएं बहनें थी उनको चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा था, तो इसके लिए सरकार ने उज्ज्वल योजना लाया। मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मतलब लाया, मतलब बहुत सी योजनाएं लाई सरकार। तो सरकार किस बेस पे लाएगी? सरकार को एक्चुअल पता होना चाहिए ना भाई कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। इसलिए प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराती है और सरकार को डाटा एक हो जाता है कि हमारे देश में इतने लोग हैं, तो उसके हिसाब से और उसकी आवश्यकताओं को पूरा कराती है। ठीक है, तो जनगणना आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जनगणना आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। जनगणना आर्टिकल 246 भारत शासन अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराया जाता है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो श्री मृत्युंजय नारायण है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है भैया? तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने से कितने तक है? तो 2022 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को क्लास समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए कि हमें पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। और एक देखिए उत्साह होता है, एक उत्साह बढ़ता है कि मतलब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो हमारे मतलब साथी भाई है, बहन है, मतलब जो भी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि बच्चे का कमेंट आता है तो टीचर का जो भी उत्साह होता है वो हाई लेवल हो जाता है और बेहतर सोचता है कि पढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम क्लास में आई होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम आया है, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो मैं अगला टॉपिक लेने से पहले उस टॉपिक को हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं अगले दिन मिलता हूँ। तो जय हिंद।